तो दोस्तों स्वागत है आपका लीगल लॉपीडिया में। और मैं एडवोकेट लीजा ठाकुर आज आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो फार्मर प्रोटेस्ट किसान आंदोलन चल रहा है, जिसको 0.2 नाम दिया गया है, ये क्यों चल रहा है? आखिर ऐसी किसानों की कौन सी मांगे हैं जो गवर्नमेंट अलाउ करने के लिए राजी नहीं हो रही है? और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक फार्मर प्रोटेस्ट 2021 में भी हुआ था, जिसे 0.1 का नाम दिया गया था। हालांकि अगर इसको मैच करा जाए तो पहले वाला फार्मर प्रोटेस्ट काफ़ी बेटर था, उसमें चीज़ें समझ आती थी कि हाँ ये चीज़ इनके हक में होना चाहिए। बट इस बार जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि बिना होमवर्क करे ही आ गए हैं। कुछ पढ़ तो लेते एक बार हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में कि सब कुछ कैसे चल रहा है सिस्टमेटिक, तो शायद वो लोग इन चीज़ों की मांग नहीं करते। अगर आप हमारी पहले वाली किसान आंदोलन की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम किसानों की मांग जो वो मांग रहे हैं ना, उनको देखेंगे कि वो क्या मांग रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली मांग उनकी है मनरेगा योजना के तहत 200 दिन का काम। ध्यान दीजिएगा, मनरेगा योजना के तहत 200 दिन का काम। सेकंड है कि कृषि ऋण माफ होना चाहिए, मतलब कि जो एग्रीकल्चर लोन है उसे माफ कर दिया जाए। तीसरा है किसानों व मजदूरों को पेंशन। और चौथा है लखीमपुर हिंसा के आरोपियों को सजा। फिर पांचवी मांग है एमएसपी पर कानून। और फिर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उसको लागू किया जाए। इसके अलावा भी कुछ एक दो मांगे हैं उनकी, बट वो ठीक है, इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन जो विचार का विषय है वो है ये 6 मांगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले की मांग ले लेते हैं कि मनरेगा योजना के तहत 200 दिन का काम। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने मनरेगा योजना को पहले पढ़ा है? मनरेगा योजना में सिर्फ 100 दिन का काम दिया जाता है व्यक्ति को। ठीक है, और चलो ठीक है, अगर 200 दिन का गवर्नमेंट काम दे भी देती है तो वेतन भी वो खुद बता रहे हैं कि हमें 700 रुपये दिहाड़ी चाहिए मजदूरों पे, और हमें मनरेगा के तहत 200 दिन का काम, तो ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, दूसरा है कृषि ऋण माफ होना चाहिए, कि जो एग्रीकल्चर लोन है वो बिल्कुल ही माफ कर दो। तीसरा मैंने आपका किसानों व मजदूरों को पेंशन। वो कह रहे हैं कि जो किसान है और जो मजदूर है उनको पेंशन दी जानी चाहिए, हर महीने कम से कम 10,000 रुपये उनके बैंक में आने चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों इनकी चौथी मांग थी लखीमपुर हिंसा के आरोपियों को सजा। अब लखीमपुर हिंसा में क्या हुआ था, उनका ये मानना था कि लखीमपुर में जो हिंसा हुई थी ना, उसमें एक था, ये 3 अक्टूबर को हुई थी, और इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अज मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर यह आरोप आया था कि उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी। ठीक है, हालांकि इस पे केस चल रहा है लेकिन अभी कोई फैसला नहीं आया है। ठीक है, तो भाई वो लोग ज़्यादा आक्रोशित हो गए कि मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं। और तब ये पिछला वाला किसान आंदोलन खत्म ही हुआ था, उसके बाद ये केस आ गया कि उन्होंने ऐसे ऐसे उसके बेटे ने गाड़ी चला दी किसानों पे, बट उसमें अभी कोई सजा मुकद्दर नहीं हुई है। तो अब किसान कह रहे हैं कि जो लखीमपुर में जो हिंसा हुई थी किसानों के साथ, उसके आरोपियों को सजा दी जाए। ठीक है, अब सजा किसको दी जाएगी, जो कि मैंने आपको अभी बताया, गृह मंत्री के बेटे को। अब फिर पांचवा इन्होंने ले आए हैं एमएसपी पर कानून। अब देखिए, सबसे पहले एमएसपी पर कानून जानने के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी दोस्तों वह दर है, वह रेट है, वह प्राइस है जिसमें गवर्नमेंट किसानों से फसल खरीदती है। ठीक है, जैसे किसानों की मतलब एक एक्चुअल अमाउंट हो जाता है कि ठीक है इतने में हम किसानों से फसल खरीदेंगे, तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, एमएसपी। एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो अब ये है कि देखो, जैसे अब इसमें एमएसपी जो है ना, इस पे ये 14 खरीफ की फसलों पे आ चुका है और आ चुका है 6 रबी की फसलों पे। ठीक है, और 2 कमर्शियल क्रॉप्स पे एमएसपी लगा दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसकी गणना कैसे होती है। मान लीजिए कृषि लागत और मूल्य आयोग मतलब CACP एक कमेटी है जो इसकी एमएसपी की गणना करते हैं। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन तो CACP करती है, लेकिन इसका जो अंतिम फैसला है वो कौन लेती है, वो लेती है मंत्रिमंडली, जो कि पीएम के अध्यक्षता के सामने ली जाती है। ठीक है, पीएम के सामने ली जाती है इसका अंतिम फैसला। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पीएम के साथ मिलकर ही एमएसपी का एक्चुअल अमाउंट अंतिम फैसला लिया जाता है। ठीक है, अब इसके 3, तो दोस्तों एमएसपी काउंट करने का, कैलकुलेशन करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है A2, ठीक है, दूसरा होता है A2 + FL, और तीसरा होता है C2।
ठीक है। अब A2 में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट निकाली जाती है कि मान लीजिए अगर किसान अपनी फसल लेके आया है तो उसमें बीज कितने के आए होंगे, उर्वरक पे कितना खर्चा आया होगा, मजदूरी पे कितना खर्चा आया होगा, सिंचाई पे कितना खर्चा आया होगा, तो इन सब को काउंट करके एक MSP का प्राइस निकाला जाता है जो A2 में आता है। फिर सेकेंड आता है हमारा A2 प्लस FL। A2 प्लस FL में क्या आ जाता है कि इसमें तो एक तो आ जाएगा A2 मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, ये ऐड हो जाएगी, प्लस अगर आपका कोई पारिवारिक व्यक्ति भी उसमें श्रम कर रहा है, उस खेती में मेहनत कर रहा है, खेती कर रहा है आपका कोई फैमिली मेंबर, तो उसको भी काउंट किया जाएगा, वो आ जाएगा A2 प्लस FL में। और फिर इसमें डायरेक्ट कॉस्ट तो ऐड होगी, पारिवारिक श्रम को भी ऐड करके फिर MSP निकाला जाएगा, ताकि किसी का भी ना वो ना हो कि यार मेहनत बेकार चली गई, परिवार ने भी इतनी मेहनत करी थी और ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है, तो इन दोनों को मिला के दिया जाता है कि सबको सबके हक का मिल जाए। फिर तीसरा होता है C2। C2 में क्या आ जाता है, A2 प्लस FL प्लस किसान की भूमि की कॉस्ट। अब इसमें देखिए MSP निकालेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट को भी जमा कर लेंगे, फिर A2 प्लस पारिवारिक श्रम को भी जमा कर लेंगे और किसान की भूमि की कॉस्ट को भी जमा कर लेंगे कि भाई कितना बोया है तुमने वो भी मुझे बताओ, तो इन सब को ऐड करके फिर MSP निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा MSP पर। तो वो कह रहे हैं कि हमें इस बात का प्रूफ दो कि तुम इतनी दर पर हमसे हमारी फसल खरीदोगे। क्यों, मतलब तुम ये सब नहीं देखोगे कि कितना कॉस्ट बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, कोई एक ऐसा एक्चुअल अमाउंट सेट करो कि तुम इसी पे हमारी फसल खरीदोगे जिसमें हमें नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा MSP पे कानून। हालांकि पिछले आंदोलन में सरकार ने ये बोला था कि हम जल्द ही MSP पर कोई नया कानून लेकर आएंगे, बट अब तक इस पर कोई नया कानून नहीं आया है और ना ही इसका कोई एक्चुअल अमाउंट अभी सेट हुआ है। इसीलिए किसानों में MSP को लेकर ज़्यादा आक्रोश दिखाया जा रहा है और इस चीज़ को मुद्दा बनाया जा रहा है सबसे बड़ा। फिर लास्ट हम बात कर लेते हैं कि उनकी मांग है स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको लागू किया जाए। तो वो क्या है देख लेते हैं एक बार। तो अब है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अभी हमने पिछले टॉपिक में क्लियर किया था कि MSP को काउंट करने के 3 मेथड होते हैं, जिसमें से एक मेथड था C2, लास्ट वाला मेथड, जिसमें था C2 प्लस क्या था, किसान की भूमि की कॉस्ट। ठीक है, तो अब इसमें स्वामीनाथन आयोग में क्या है, पहले मैं तो आपको बता दूं कि देखो, जैसे कि इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जो स्वामीनाथन है उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से तो गवर्नमेंट ने सम्मानित कर दिया कि भाई ठीक है, ये कृषि के लिए एक अच्छा ऑफर लाया है, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग का ये मतलब था कि हमें कृषि को बढ़ाना है, बेहतर बनाना है, कि मतलब जिससे किसानों को इजी हो जाए कृषि करने के लिए, उन्हें मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तो ऐसी सिफारिशें स्वामीनाथन जी लेकर आए थे कृषि के लिए, तो इस बिहाफ पर सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वाली बात किसान तो कर ही रहे हैं कि सम्मानित तो कर दिया, लेकिन उसकी सिफारिशों को लागू नहीं करा। इनके साथ साथ इनके समर्थन में उतरे हैं बीजेपी के, तो अब इनके सपोर्ट में उतरे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी। अब उनका क्या कहना है कि स्वामीनाथन के आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। अब एक बात पे गौर कीजिएगा, जब 2010 में कांग्रेस सरकार थी तब भी किसानों ने इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कांग्रेस को बोला था। तो कांग्रेस ने क्या करा, उन्होंने कहा कि अगर हमारी केंद्र में सरकार आ जाती है तो हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर देंगे। और उसके बाद अगले ही दिन वो लोग मुकर गए और इन्होंने लागू ही नहीं किया, और वही लोग आज इसके सपोर्ट में और समर्थन में उतरे हैं। ठीक है, तो अभी इसमें बात कर लेते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हैं क्या। देखिए, ये ना नवंबर 2004 में आई थी, नवंबर 2004 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, अब एक है स्वामीनाथन आयोग और इसको प्रोफेशनली जाना जाता है, इसका प्रोफेशनल नेम है राष्ट्रीय किसान आयोग। ठीक है, इसको 2 नामों से भी जाना जाता है, लेकिन स्वामीनाथन जी इसके जनक थे तो इसलिए इसका नाम स्वामीनाथन आयोग भी रख दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ये कहते हैं कि जो C2 है, C2 मतलब A2 प्लस किसान की भूमि की कॉस्ट और जो A2 FL था उस सबको जमा करके, जैसे मान लीजिए ये एक भूमि है, ठीक है, मान लीजिए ये 100 एकड़ या कितने भी एकड़ ज़मीन है, इस पे किसान ने आलू बो दिए। ठीक है, अब इसकी जो आलूओं की कॉस्ट निकल के आई है वो आई है 5 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ये कह रहे हैं कि इसकी कॉस्ट को, मतलब 5 लाख रुपए को
प्लस 50%, इस 5 लाख रुपए का 50% कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, अब इसको जमा करोगे तो ये हो गया 7.5 लाख रुपए। तो अब ये कह रहे हैं कि 7.5 लाख रुपए पे ही किसानों से फसल खरीदी जाए। मतलब ये जो आलू बोया है किसानों ने, इसकी कॉस्ट है 5 लाख, लेकिन इसको 5 लाख पे ना खरीद के इसमें 50% की अमाउंट जोड़कर इसको 7.5 लाख रुपए पे किसानों से खरीदा जाए। समझ आ रहा है मैं आपको क्या कह रही हूँ? ठीक है, तो ये है स्वामीनाथन आयोग। ठीक है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की नज़रों से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ये सोच रही है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो उन्होंने ये बताया कि अगर आप किसानों की सारी मांगों को मान लोगे, जैसे कृषि ऋण माफ़ कर देना और मनरेगा योजना के तहत 200 दिन का काम देना प्लस 700 रुपये दिहाड़ी देना किसानों और मजदूरों को, और फिर जी 10,000 रुपये की हर महीने पेंशन देना, तो इन सब मांगों से अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो किसानों के ऊपर 36 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हो जाएगा। और अगर हम पिछले बजट में देखें तो उसका अमाउंट ही अप्रोक्सीमेटली आया है 45 लाख करोड़। अब मुझे एक बात बताओ, 36 लाख करोड़ और 45 लाख करोड़ में से अगर 36 लाख गवर्नमेंट किसानों पे खर्च कर देगी तो गवर्नमेंट के पास कितना बचा? और जितना बचा क्या उतने में से पूरे देश का खर्चा निकाला जा सकता है? पूरे देश को चलाया जा सकता है? बताइए आप मुझे। नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए इस बार गवर्नमेंट किसानों के विपरीत खड़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि जो मांग मतलब एक्सेप्ट करने वाली मांगे हैं उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जिसमें नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा, देश के नागरिकों को नुकसान होगा, वो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों 36 लाख करोड़ का खर्चा है, तो ये कहाँ से निकाला जाएगा? या तो ये सुरक्षा दल से काटा जाए, ठीक है, भारत के सुरक्षा दल से काटा जाए। अगर ये वहाँ से नहीं काटा जाता, वहाँ से एडजस्ट नहीं होता तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, वो बहुत अपर लेवल पे महंगाई बढ़ जाएगी। फिर टैक्स भी हमें ज़्यादा भरना पड़ेगा गवर्नमेंट की हर एक चीज़ पर। मतलब मान लो जो 5 रुपये वाला पेन है ना, वो सीधा 10 रुपये का पेन हो जाएगा। ठीक है, डबल रेट हो जाएंगे, तभी तो किसानों के ऊपर 36 लाख करोड़ का खर्चा निकाला जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसान अपनी वजह से पूरे देश के नागरिकों को मुसीबत में डाल सकते हैं? अगर किसी ने भी इतना सोचा होता तो शायद आज ये आंदोलन होता ही नहीं। इस वक्त वो सिर्फ अपना देख रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब लोकसभा का चुनाव सर पे खड़ा है, ठीक है, केंद्र सरकार की सिर्फ 3 महीने का कार्यकाल रह चुका है, तो अब ये आंदोलन शुरू हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक लीगलोपीडिया को फॉलो करें। और एक आज हमारा एक क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताइए, जो स्वामीनाथन आयोग है वो किस से जुड़ा हुआ है? ठीक है, या तो वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, एमएसपी से जुड़ा हुआ है, या सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। कमेंट में मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।